नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फास्ट 50 में। जिन व्यापारियों और डीलर्स का अभी तक जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, सरकार ने उनके लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि ऐसे व्यापारी और डीलर 1 जुलाई के बाद भी आसानी से कारोबार कर पाएंगे। ऐसे कारोबारियों को प्रोविजनल आईडी के जरिए कारोबार करने की छूट मिलेगी। जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन के वक्त 15 डिजिट की प्रोविजनल आईडी जारी की जाती है। हसमुख अधिया ने कहा कि कारोबारियों को डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने बताया 81% व्यापारी पहले ही जीएसटीएन पर माइग्रेट हो चुके हैं। सरकार ने जीएसटी को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी सीबीएसई अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बना रही है। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने वाला है और अमिताभ बच्चन के साथ 40 सेकंड का वीडियो भी शूट किया जा चुका है। जीएसटी की लॉन्चिंग के लिए सरकार मेगा शो की योजना बना रही है। सरकार 30 जून की आधी रात को जीएसटी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। इससे पहले 30 जून को एक बार फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। 30 जून की जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसकी बची हुई कुछ कमियों को दूर किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रात 8 बजे करेंगे। राष्ट्रपति रात 12 बजे जीएसटी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर पीएमओ में आज एक अहम बैठक हुई। बैठक में एनपीए से निपटने के लिए मौजूदा तैयारियों का रिव्यू किया गया। बैठक की अध्यक्षता पीएम के अतिरिक्त सचिव पीके मिश्रा ने किया। इस बैठक में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य समेत दूसरे विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। सरकार एनपीए से निपटने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर एक अध्यादेश लेकर आई है। एनपीए की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। करीब 81 मामले एनसीएलटी में भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 32 कंपनियों ने खुद दिवालिया होने के लिए अपील की है। देश के बड़े 12 एनपीए खातों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज मुंबई में बैंकर्स की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में बैंकर्स ने इन खातों को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भेजने के लिए प्लान की चर्चा की। बैंकों से कहा गया कि 1 महीने के भीतर एनसीएलटी में मामला दाखिल करें। पिछले हफ्ते आरबीआई की इंटरनल एडवाइजरी कमेटी ने 12 खातों की लिस्ट जारी की थी, जो कुल एनपीए का 25% हिस्सा है। आरबीआई इन खातों को जल्द से जल्द इंसॉल्वेंसी के तहत निपटाने की सिफारिश उसने की। मूडीज ने कहा है कि 12 बड़े लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू होना इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। मूडीज ने कहा इससे बैंकों की रेटिंग सुधरेगी। मूडीज के मुताबिक अगर इस कार्रवाई से बैंकों की एनपीए की स्थिति में सुधार आता है तो उनकी एसेट क्वालिटी अच्छी होगी। इसके अलावा बाकी एनपीए वाले अपना लोन चुकाने के लिए गंभीर होंगे। लेकिन अगर एनपीए की वसूली नहीं हो पाती है तो अगले साल बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव दिखेगा, क्योंकि बैंकों को ऐसे लोन राइट ऑफ करने होंगे। एस्सार स्टील के लोन अकाउंट को भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत निपटारे के लिए चुना गया है। बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक रेजोल्यूशन के तहत प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 40% पर सिमट सकती है, जबकि बैंकर्स और निवेशक का हिस्सा 60% तक हो सकता है। इसमें 34% हिस्सेदारी बैंकों की हो सकती है, जबकि 26% हिस्सा निवेशक का हेलोरॉन का हो सकता है। हेलोरॉन को 26% हिस्सेदारी के लिए करीब 1700 करोड़ और प्रमोटर्स को करीब 800 करोड़ रुपए लाना होगा। यूपी और महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब के किसानों को भी कर्ज से राहत मिली है। पंजाब के अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य के करीब 8,75,000 छोटे और मझौले किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। विधानसभा में सीएम के ऐलान के मुताबिक छोटे किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, जबकि मझौले किसानों को भी 2 लाख रुपए की राहत दी गई है। Of the entire crop loans of all small and marginal farmers up to 5 acres. सारा कर्जा 5 किले जमीन का जो बिल्कुल साफ
having known we would provide a relief or total debt waiver to 8.75 lakh farmers. सरकार जल्द ही किसानों की कर्ज माफी की समस्या का स्थायी समाधान कर सकती है। जी बिजनेस को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने कृषि मंत्रालय को किसानों के दिए जाने वाले कर्ज पर नई पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। अगले 3 से 4 महीने में नई पॉलिसी जारी हो सकती है। नई पॉलिसी में किसानों को कर्ज चुकाने पर इंसेंटिव मिलेंगे। इसके अलावा किसानों के कर्ज को आधार से जोड़ा जाएगा। आज सेंसेक्स और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में तेजी दिखी और निफ्टी 9650 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर आज दबाव था। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 255 अंक, निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी सीडीएसएल का इशू पहले ही दिन दोगुने से भी ज्यादा भर गया है। सीडीएसएल का आईपीओ आज से खुलकर 21 जून को बंद होगा। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इशू के जरिए कंपनी के 1045 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फिलहाल कंपनी में बीएसई की लगभग 50% हिस्सेदारी है। आईपीओ आने के बाद कंपनी में बीएसई की हिस्सेदारी घटकर 24% रह जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपए आज सपाट बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए आज 1 पैसे की बढ़त के साथ 64 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। सुबह रुपए की शुरुआत भी सपाट हुई। डॉलर के मुकाबले रुपए आज 1 पैसे की मामूली बढ़त के साथ खुला। हालांकि पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को रुपए में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। शुक्रवार को रुपए 12 पैसे की मजबूती के साथ 64 रुपए 43 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने के भाव पर 70 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को दिल्ली बुलियंस मार्केट में सोने की कीमत 29,100 प्रति 10 ग्राम रही। यही 3 हफ्ते का सबसे निचला स्तर है। कमजोर वैश्विक रुख के बीच लोकल ज्वेलर्स की ओर से कम मांग के कारण सुस्ती से गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी आज 100 रुपए के करीब गिरावट देखी गई और ये 38,700 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केन एनर्जी के खिलाफ 10,247 करोड़ का टैक्स वसूलने के खिलाफ की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आईटी विभाग ने कंपनी का 2,000 रुपए का डिविडेंड और रिफंड जब्त करने का आदेश दिया है। केन एनर्जी ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स यानी पिछली तारीख से टैक्स लगाए जाने के मामले को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चुनौती दी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग ने केन एनर्जी को मिलने वाले 1,500 करोड़ रुपए के रिफंड को पहले उसके मूल टैक्स में एडजस्ट कर दिया है। बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 10 दिनों की और मोहलत दी है। सहारा को 5 जुलाई तक 710 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया गया है। सहारा ने अब तक करीब 791 करोड़ रुपए जमा कराए हैं और बाकी रकम जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी थी। कोर्ट इस मामले में अब 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। मोबाइल कंपनियों के लिए ग्राहकों का वेरिफिकेशन अब आसान हो जाएगा। कंपनी अब किसी भी सर्कल में आधार के जरिए ग्राहक का वेरिफिकेशन कर सकेंगी। दूरसंचार विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है, यानी अब आधार के जरिए ग्राहक देश के किसी भी हिस्से में मोबाइल नंबर ले सकेंगे। पहले सिर्फ आधार एड्रेस वाले सर्कल में ही मोबाइल कनेक्शन मिलता था। रिलायंस जियो की बढ़ती ग्राहक संख्या के दबाव के बीच वोडाफोन ने एक नया ऑफर पेश किया है, जिसमें ग्राहकों को 29 रुपए के रिचार्ज में अनलिमिटेड 3G और 4G डेटा दिया जाएगा। शर्त यह रहेगी कि इस डेटा का इस्तेमाल केवल रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जा सकेगा। ग्राहक अपने सर्कल और डिवाइस के हिसाब से डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये ऑफर केवल प्रीपेड कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है।
वोडाफोन इस सुपर नाइट रिचार्ज पैक में 6 रुपए से कम में भी प्रति घंटे अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध करा रही है। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके फ्रेमवर्क पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। इस बैठक में मार्केट रेगुलेटर सेबी और आरबीआई को भी बुलाया गया है। बैठक में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और सेबी प्रमुख अजय त्यागी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्रालय और नीति आयोग भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में वर्चुअल करेंसी के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर चर्चा होगी। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने टाटा ग्रुप के साथ करार किया है और इस करार के बाद दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16 भारत में ही तैयार होगा। सूत्रों के मुताबिक पेरिस एयर शो से अलग टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच इस जेट को लेकर एक डील साइन हुई है। ये वही फाइटर जेट है जो पहले पाकिस्तान को मिलने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर अमेरिका ने अपना इरादा बदल लिया था। F-16 को लॉकहीड मार्टिन बनाती है और कंपनी मेक इन इंडिया के तहत भारत में अपने जेट का नया वर्जन तैयार करना चाहती है। डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम के बाद पेट्रोल डीजल के होम डिलीवरी लागू होने पर काम शुरू हो गया है। सरकार की योजना कामयाब रही तो अगले 3 से 4 महीने में पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस योजना के लिए ड्राफ्ट पर शुरू भी कर दिया है काम और इस पर पेट्रोल पंप डीलर्स और तेल मार्केटिंग कंपनियों से राय मांगी गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर में 31 जीवन रक्षक दवाओं के नमूनों को फेल करार दिया। जिन दवाओं के नमूने फेल हुए हैं उनका इस्तेमाल आमतौर पर सिर दर्द, पेट दर्द और खांसी जुकाम जैसी बीमारियों के इलाज में होता है। इन सैंपल्स की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने फेल हुए सभी दवाओं के स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश जारी किए हैं। संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। विदेश उड़ान से पहले अब डिपार्चर कार्ड भरने की जरूरत नहीं होगी। 1 जुलाई से डिपार्चर कार्ड भरने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। हालांकि ये छूट सिर्फ एयरलाइंस के जरिए विदेश जाने वालों को ही मिलेगी। रेल, सी पोर्ट या फिर बस से विदेश यात्रा के लिए अब भी डिपार्चर कार्ड भरना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी कर सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर डिपार्चर कार्ड भरने की व्यवस्था खत्म करने का आदेश दिया है। पावर सेक्टर में एनपीए का मुद्दा सुलझाने पर सरकार तेजी से काम कर रही है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पावर सेक्टर के स्ट्रेस्ड एसेट की समस्या के समाधान के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा बैंकर्स इस बारे में काफी आश्वस्त हैं और सही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि जल्द ही इस बारे में एक विस्तृत प्लान आने वाला है। Well, we just had preliminary discussions with the bankers. Now the bankers have gone back and will be studying the various projects that need to be worked upon, and we are waiting to hear back from them about particular instances, which then will be studied by a team of technical experts, and after that we'll be able to really come up with final plans or design on what needs to be done on the stressed assets. EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अब सरकारी और निजी बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी वाले एसी, पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट EMI पर लगाकर देगी। EESL को एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट लगाने पर जितना खर्च होगा उसे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। कंपनी लगातार 5 साल तक प्रोडक्ट्स का मेंटेनेंस भी करेगी। कंपनी का दावा है कि उनके लिए प्रोडक्ट से बिजली खपत में करीब 30% तक की बचत होगी। EESL ने महाराष्ट्र सरकार के 1,500 बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट लगाने के लिए करार किया है। इसके अलावा कंपनी ने इंडियन रेलवे के साथ भी एक MOU साइन किया है। महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट बिल्डिंग ओन करता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो उनका ऑफिस हो, चाहे उनके गेस्ट हाउस हो, उसमें हम ये कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे के साथ हमने करीब उनके 1000 A और A1 क्लास के जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं उस पर ये कार्यक्रम लागू करना शुरू किया।
एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी को विकसित करने का जिम्मा सरकार ने एनबीसीसी को दे सकती है। और खबर यह है कि इस सिलसिले में मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस ने एनबीसीसी मैनेजमेंट से मुलाकात की थी। धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर 2004 से योजना बन रही है। कई बार बोलियां भी मंगाई गई, लेकिन कोई भी बिल्डर सामने नहीं आया। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी को 12 सेक्टर में बांटा गया था। इसके लिए धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रपोजल भी तैयार किया था। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी उनके साथ मौजूद थे। दरअसल रामनाथ कोविंद एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट है। आज शाम ही रामनाथ कोविंद पटना से दिल्ली पहुंचे थे। रामनाथ कोविंद को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर फैसला लिया गया और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इसकी घोषणा की। कोविंद बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं और बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित कई नेताओं के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे और रामनाथ कोविंद के नाम पर भी चर्चा नहीं थी। लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सबको चौंकाते हुए रामनाथ कोविंद का नाम देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आगे रखा। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। रामनाथ कोविंद को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, किसान के बेटे और साधारण परिवार से आए रामनाथ कोविंद ने अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया। रामनाथ कोविंद की उल्लेखनीय पृष्ठभूमि, कानून और संविधान की अच्छी जानकारी से देश को फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि रामनाथ कोविंद एक असाधारण राष्ट्रपति होंगे और गरीबों की मजबूत आवाज बनेगी। रामनाथ कोविंद को एनडीए का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दलित चेहरा होने की वजह से उन्हें सटीक उम्मीदवार माना जा रहा है। साफ सुथरी छवि की वजह से विरोध की उम्मीद बेहद ही कम है। विपक्ष के पास कोविंद के नाम के विरोध का ठोस मुद्दा भी नहीं है। विपक्ष विरोध करता है तो दलित राजनीति का विरोधी माना जाएगा। समाजवादी पार्टी बीएसपी विरोध नहीं करेगी, क्योंकि कोविंद यूपी के हैं। रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी पर विपक्ष कंफ्यूज हो गया है। विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 22 जून को एक बैठक बुलाई है। आरजेडी ने कहा बैठक में ही फाइनल फैसला होगा। रामनाथ कोविंद को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम इस फैसले पर कोई बयान नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि ऐलान से पहले वो सर्वसम्मति लेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से जो घोषित उम्मीदवार है उस पर कांग्रेस पार्टी अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही ये निर्णय रहा है कि जितने भी विपक्षी दल हों वो सब मिलकर निर्णय लेंगे। आयकर विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती की 4 संपत्तियों को जब्त किया है। इनकम टैक्स विभाग ने यह कार्रवाई बेनामी कानून के तहत की है। इससे पहले इसी महीने आयकर विभाग के 2 समन के बावजूद मीसा भारती नहीं पहुंची थी। 12 जून और 6 जून को मीसा और उनके पति को आयकर विभाग ने समन भेजा था। मीसा एक जमीन सौदे में हुई धांधली को लेकर भी जांच के घेरे में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर आज सीबीआई ने छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची।
छापेमारी के दौरान हवाला मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी से भी पूछताछ की गई। क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत और हिंदुस्तान की हार पर कुछ लोगों ने कश्मीर में आतिशबाजी की। श्रीनगर में जश्न मनाने का वीडियो सामने आया है। अलगाववादी नेता मीरवाइज ने फिर ट्वीट कर पाकिस्तान को जीत की बधाई दी, जिसके बाद क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मीरवाइज को करारा जवाब भी दिया। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई है। दोषियों की सजा पर कल सुनवाई होगी। टाडा कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी ठहराया है। सीबीआई वकील ने 4 दोषियों के लिए फांसी की मांग की। दिल्ली में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। वेल्डिंग की दुकान में फैक्ट्री चल रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापे के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार मिले। बिहार के लखीसराय में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। गैंगरेप के दौरान लड़की बेहोश हुई तो आरोपी उसे पास के रेलवे स्टेशन पर ले गए और उसके बाद दुष्कर्म किया। लखनऊ में योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ब्रीफिंग के दौरान एसपी रैंक के 2 अधिकारी आपस में भिड़ गए। एसएसपी दीपक कुमार इस मीटिंग में 1.5 घंटे देर से पहुंचे, जिसका विरोध एसपी नागेश्वर सिंह ने किया। नागेश्वर सिंह के विरोध के बाद एसएसपी दीपक कुमार ने उनसे कहा कि ड्यूटी नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में टोल कर्मचारियों द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस फैमिली को डंडे और रॉड से पीटा गया। जिस परिवार से मारपीट की गई वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इस फैमिली का आरोप है कि ज्यादा टोल वसूला जा रहा था। इंदौर में अब रोबोट ट्रैफिक संभालेंगे। इसके लिए ट्रायल शुरू हो गया है। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज ने 1.5 साल की मेहनत के बाद इस रोबोट को तैयार किया है। इसका नाम ट्रैफिक रोबो सिस्टम रखा गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक बहू ने ये कहते हुए ससुराल आने से इनकार किया कि पहले घर में शौचालय बनवाओ फिर ससुराल आऊंगी। पीएम मोदी ने देश भर में स्वच्छता अभियान चला रखा है। पाकिस्तान के कोर्ट में आतंकी हाफिज सईद पर आज होने वाली सुनवाई टल गई। हाफिज सईद पर आज लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब हाफिज सईद को नजरबंद रखने पर 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। माली की राजधानी बमाको में विदेशी सैलानियों के बीच लोकप्रिय एक रिजॉर्ट में संदिग्ध जिहादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 6 की हत्या कर दी। चरमपंथियों ने रिजॉर्ट में करीब 30 लोगों को बंधक भी बना लिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के साथ अजीबोगरीब वाकया हुआ। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी वक्त मक्खी उड़ते हुए उनके मुंह में घुस गई। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति के साथ ये वाकया अचानक हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया ये तस्वीरों में देखिए। पाकिस्तान के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में मिली हार के बाद टीम इंडिया विश्व रैंकिंग में 1 स्थान के नुकसान के साथ 3रे नंबर पर खिसक गई। वहीं पाक टीम 2 स्थान के फायदे से 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तानी फैंस ने टीम इंडिया के कप्तान कोहली से बदसलूकी की। ओवल क्रिकेट ग्राउंड का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी फैंस भारतीय खिलाड़ियों को अपशब्द कह रहे हैं। वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में इंडियन टीम जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। इंडियन हॉकी टीम का कल न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होना है। दुनिया की 6 नंबर की टीम भारत फिलहाल अपने 3 मैच जीतकर पूल बी में नंबर 1 पर है। कल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ल्ड हॉकी लीग के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने हाथ पर काली पट्टी पहनकर मैच खेला। इंडियन टीम ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध जताया। आपको बताएं ये मैच भारत जीता।
कश्मीरी लड़कियों ने अलगाववादियों को करारा जवाब दिया है। अलगाववादियों की धमकी को दरकिनार कर लड़कियों ने फुटबॉल मैच खेला। ऊर्जा अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम ने भी हिस्सा लिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कटरीना कैफ ऐश्वर्या को लोमड़ी जैसा चालाक बताते दिख रही है। कटरीना कैफ ने अभिनेता रणबीर कपूर के साथ अपनी आगामी फिल्म जग्गा जासूस के प्रचार के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन को लोमड़ी कह दिया। शाहरुख अनुष्का की फिल्म जब हैरी मेट सेजल का टीजर आउट हुआ है। पोस्टर में झूमते नजर आ रहे हैं दोनों स्टार्स। तो ये थी फास्ट 50 खबरें। कुछ और खबरों के लिए आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़।